हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए इटूटिलिया का वॉल्यूम 2 का सेट लेकर आई हूँ, जो स्पेशली बिहार एसआई प्रीलिम्स 2020 के कवर को सिलेबस को देखते हुए बनाया गया है। तो आज हम लोग सेट 2 करेंगे फ्रेंड। सेट 1 हमने ऑलरेडी 2 दिन पहले ही कर चुका है। तो फ्रेंड, मुझसे एक माइनर सी मिस्टेक हो गई थी सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 में। मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पार्लियामेंट यानी संसद होते हैं वे 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, बट नॉट फ्रेंड। हमारा जो संसद है वो 2 नहीं बल्कि 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो एक छोटी सी गलती हो गई थी फ्रेंड, सॉरी फॉर डैट। इंसान है फ्रेंड और इंसानों से गलतियां होती हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेस्ट सीरीज 2 करेंगे 100 क्वेश्चंस का। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? अब देखिए फ्रेंड, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट थी क्या? तो जो मतलब उस समय जब भारत के कोने कोने से लोग आज़ादी चाहते थे, अर्थात वो ब्रिटिश सत्ता को भारत से हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहते थे, तो बहुत सारी क्रांति, बहुत सारे विद्रोह भड़क रहे थे, लोग विद्रोह कर रहे थे ब्रिटिश सत्ता को हटाने के लिए। तो उस समय भारत के जितने भी समाचार पत्र हुआ करते थे ना, तो वे कि लोगों को जागरूक करने के लिए क्या करते थे कि समाचार पत्र में ब्रिटिश सरकार की खामियों को यानी बुराइयों को लिखते थे, और लोग जब गली मोहल्ले गाँव के लोग, तबकों के लोग जब उसे पढ़ते थे तब वे बढ़ चढ़कर क्रांति में पार्टिसिपेट होते थे। तो इसी को रोकने के लिए ये जो जागरूकता अभियान भारतीयों ने चलाया था, इसी को रोकने के लिए ही ब्रिटिश सरकार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। इसके तहत क्या होता था ना फ्रेंड, कि उस समय जितने भी समाचार पत्र थे, भारतीय समाचार पत्र, अगर वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक भी वर्ड लिख देते थे तो उसके जो जो दुकान होता था, जो प्रिंटिंग प्रेस का दुकान होता था, उसे जब्त कर लिया जाता था और जबरन यानी ज़बरदस्ती उसकी सारी संपत्ति को हड़प ली जाती थी। तो यही था फ्रेंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आपको ये आसानी से सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया। तो वीडियो को पॉज करते हुए आंसर देते चलें, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। उस मैगजीन यानी उस पत्रिका का नाम था पायनियर, जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सन 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। लॉर्ड लिटन ने इसे लागू किया था। याद रखिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सन 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या, वो तो मैंने आपको डिस्क्राइब से बता ही दिया। तो नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुई थी। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध फ्रेंड्स सन 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी तक चली थी। नोट करते जाइएगा जितने भी इंपॉर्टेंट नोट हैं कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो मुग़ल काल में जो जहांगीर था फ्रेंड, जो अकबर का बेटा जहांगीर था, उसको चित्रकारी का बहुत ही शौक़ था बचपन से ही। इसलिए जब वो गद्दी संभाला, अर्थात जब जहांगीर शासक बना, तो उसने अपने दरबार में बहुत सारे चित्रकार को रख लिए थे। तो उसमें से एक उस्ताद मंसूर भी था, जो जहांगीर के दरबार का एक प्रमुख चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माधवाचार्य। अब देखिए फ्रेंड, कुछ सिद्धांत हम बता रहे हैं उनके प्रतिपादक के साथ, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी में ज़रूर नोट करें। कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड कि आपको एग्जाम में ये द्वैतवाद सिद्धांत ही दे देगा। द्वैतवाद की जगह आपको अद्वैतवाद सिद्धांत भी दे सकता है। तो द्वैतवाद सिद्धांत का तो पता है कि उनके प्रतिपादक का नाम माधवाचार्य था। अद्वैतवाद जो सिद्धांत था, उनके प्रतिपादक का नाम शंकराचार्य था। द्वैतवाद के प्रतिपादक थे निम्बकाचार्य। और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक का नाम रामानुजाचार्य था। तो आप ये सब इम्पॉर्टेंट नोट्स है फ्रेंड, आप कॉपी में नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
दीवाने कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन ए मुहम्मद बिन तुगलक ने। और ये जो दीवाने कोही विभाग था ये एक कृषि विभाग था। नेक्स्ट 6th नंबर, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1194 में। चंदावर का युद्ध ना फ्रेंड मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी संग्राम राज्य। संग्राम राज ने लोहार वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट 8th नंबर, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी तारानाथ। अब तारानाथ जो था ना वो एक तिब्बती लेखक था। तो बिंदुसार कौन था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी तंजौर में। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था चोल शासक राज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति। जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई कुंडलवन कश्मीर में, तो उस समय बौद्ध धर्म 2 खेमों में बट गया, पहला महायान और दूसरा हीनयान। और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने। तो आप इसे नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो देखिए फ्रेंड, जैन धर्म में जैसा कि मैंने कई बार बता चुका है कि कुल 24 तीर्थंकर हुए। जो तीसरे तीर्थंकर थे उनका नाम था संभवनाथ, और उनका जो लोगो था, उनका जो झंडा का चिन्ह था वो घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए भीतरी स्तंभ लेख से, कि किस प्रकार हूणों ने भारत पर अटैक किया था, यह भीतरी स्तंभ लेख से हमें जानकारी मिलती है। और ये भीतरी स्तंभ लेख जो था ना वो स्कंदगुप्त के समय का था। नेक्स्ट 14, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? ऑप्शन सी अमाजू। जो महिला जीवन भर शादी विवाह नहीं करती थी तो उन महिला को वैदिक काल में अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट 15 नंबर, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बुध ग्रह। और बुध ग्रह जो है ना फ्रेंड ये सबसे छोटा ग्रह है और बुध ग्रह का कोई उपग्रह भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। अब क्यों स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को प्रकाश स्तंभ नाम दिया गया भूमध्य सागर का? चूँकि देखिए स्ट्राम्बोली नामक जो ज्वालामुखी है इससे हमेशा गैस निकलते रहता है, और गैस निकलने की वजह से इसके आसपास के क्षेत्र ना काफ़ी चमकीले यानी काफ़ी प्रकाशित दिखलाई देते हैं, इसलिए इसे कहा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? स्थल रुद्ध मतलब होता है कि वैसा देश जिस देश की जो सीमा है वो समुद्र को नहीं छूती है। तो ऑप्शन डी थाईलैंड। नेक्स्ट 18, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन बी नील नदी पर। और नील नदी जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है और नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। और अमेजन नदी जो है ना फ्रेंड वो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। तो देखिए आप इसमें कन्फ्यूजन
कंफ्यूज मत होइएगा। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी, जबकि अमेजन सबसे चौड़ी नदी विश्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट 20 नंबर, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोयना नदी। कोयना नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, जबकि जो यहाँ पर जो जलांगी नदी दे रहा है फ्रेंड, ये हुगली की सहायक नदी है, जलांगी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मॉनसून के कारण होती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। और इस दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में 74% तकरीबन 74% वर्षा हो जाती है ड्यू टू दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट 22 नंबर, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5 भारतीय राज्य। अब वो 5 भारतीय राज्य हैं कौन कौन से, ये देख लीजिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1914 में। और ये निर्धारण कहाँ किया गया था, किस जगह पर किया गया था? तो शिमला में किया गया था, 1914 में शिमला में। नेक्स्ट 24, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लघु हिमालय। नेक्स्ट 25 नंबर, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो गुजरात में स्थित है दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट 26, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका, 15,200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, या फिर 7,016.5 किलोमीटर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। क्योंकि कुल तटीय भाग की जो लंबाई है ना फ्रेंड, वो 15,200 किलोमीटर है। कितना? 15,200 किलोमीटर। आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। नेक्स्ट 28 नंबर, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1965 में। BSF की स्थापना सन 1965 में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसके जो वर्तमान के CEO हैं उनका नाम राकेश अस्थाना है। तो चलिए 29 की तरफ बढ़ रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, टांसले नामक व्यक्ति ने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र वर्ड यूज किया था। अब जानिए कि पारिस्थितिकी तंत्र है क्या। तो देखिए फ्रेंड, सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं कि हमारे आसपास के जो वातावरण और जीव जंतु हैं, तो इन लोगों के बीच में जो पारस्परिक संबंध है, जो रिलेशन है, उसी को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है और इसका निर्माण सन 1972 ईस्वी में किया गया था। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो तारापुर परमाणु रिएक्टर है उसकी कैपेसिटी कितनी है? तो उसकी जो कैपेसिटी है फ्रेंड वो 2 × 160 मेगावाट है। ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है?
तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। और ये राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में स्थित है, इसका निर्माण सन 1983 ईस्वी में किया गया था। और इसमें मतलब क्यों निर्माण किया गया था? मुख्यतः बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, टाइगरों को, बाघों को। नेक्स्ट 32, भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सन 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट 33, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इटली के रोम शहर में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो सन 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट 34, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं का ये रचना है राजनीति की रपटीली राहें। नेक्स्ट 35 नंबर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, ये प्रति वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट 36, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड, चावल का जो मूल्य है वो 3 रुपीस पर केजी है। गेहूं का मूल्य जो है वो 2 रुपया प्रति किलो है। और मोटा अनाज जो रहता है जिसे सीरियल्स कहते हैं, तो वो 1 रुपया प्रति केजी है। नेक्स्ट 37, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। और राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट 38 नंबर, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए, जनसंख्या को मानव विकास सूचकांक में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, जबकि शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय तथा जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है। अब ये मानव विकास जो सूचकांक है ना फ्रेंड, इसको कौन प्रकाशित करता है? तो ये यूएनडीपी से प्रकाशित करता है। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट 39, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब की गई थी सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत? तो सन 1952 ईस्वी में की गई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो पूरा कार्यकाल था ना फ्रेंड, वो सन 1951 से 1956 तक था। नेक्स्ट 40 नंबर, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा फ्रेंड, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। और हमारा जो कृषि है ना फ्रेंड, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 41 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट 42 नंबर, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग 43 की तरफ बढ़ रहे हैं, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो देखिए फ्रेंड, हमारे जो मतलब संविधान है उसमें टोटल 12 अनुसूचियां हैं। उसमें से जो तीसरी अनुसूची में है उसमें वर्णन किया गया है कि जो विधायक लोग होते हैं, सांसद लोग होते हैं, जो मंत्री लोग होते हैं, जो वो अपनी शपथ लेते हैं ना, ओथ जिसे कहते हैं, तो वो तीसरी अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 44, भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कुल मिलाकर 3 तरीकों से। अब ये तरीका क्या है वो आप सिंपल भाषा में समझिए। अगर कोई व्यक्ति खुद से ही भारतीय नागरिकता का त्याग कर देता है तो उस केस में उसकी नागरिकता हटा दी जाती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति छल से यानी धोखाधड़ी करके भारत की नागरिकता प्राप्त करता है, जैसे कोई आतंकवादी लोग, कोई टेररिस्ट लोग आ गया, उसने किसी प्रकार से छल करके रजिस्ट्रेशन करवा लिया
तो उस केस में भी उसकी नागरिकता भारत सरकार द्वारा छीन ली जाती है। और तीसरा जो मतलब कंडीशन है फ्रेंड कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश से बिना भारत सरकार के परमिशन के नागरिकता ग्रहण करता है, दूसरे देश की नागरिकता, तो उस केस में भी उसकी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो ये थे 3 केस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक छोटी सी मतलब आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को ना मतलब कि निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट का शिक्षा प्रदान करवाने की बात रखी गई है। नेक्स्ट 46। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49। नेक्स्ट 47 नंबर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम क्रमशः क्या है? तो भारत के जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनका जो क्रम है फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, उनका जो क्रम है वो 14वां है, जबकि उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू हैं उनका क्रम 13वां है। तो ये आप जो क्रम है जो सिलसिला है उसको याद करिएगा। नेक्स्ट 48। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जो स्पीकर होता है यानी लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? तो वापस ये लोकसभा अध्यक्ष को ही सौंपेगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष सौंपेगा लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र और लोकसभा उपाध्यक्ष सौंपेगा अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है। नेक्स्ट 49। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, गार्डियल फार्मूला। गार्डियल फार्मूला के अकॉर्डिंग ही भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है और वर्तमान समय में कुल 11 राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान है। नेक्स्ट 50 नंबर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 6 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो भी पहले पूरा हो जाता है फ्रेंड उनको रिटायरमेंट मिल जाती है। नेक्स्ट 51 नंबर। पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? तो समिति है पंचायती राज का और कब कब वो गठित किया गया ये बताना है आपको। तो देखिए फ्रेंड, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बना था, बिल्कुल सही। अशोक मेहता समिति 20 साल बाद यानी 1977 में बना था, ये भी बिल्कुल सही। जीवीके राय समिति 1985 में, ये भी सही। और LM सिंघवी समिति जो थी ना फ्रेंड वो 1988 में नहीं बल्कि 1986 में बनी थी। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये पंचायती राज व्यवस्था जो था इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे सन 1959 में। ठीक है। नेक्स्ट 52। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेट में ही बता दिया है कि हमारे पास सूचियाँ 3 हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 तथा संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो जो शिक्षा था फ्रेंड वो पहले राज्य सूची के अंतर्गत आता था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में तब शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर कहाँ कर दिया गया? संवर्ती सूची में कर दिया गया। यानी वर्तमान समय की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संवर्ती सूची। नेक्स्ट 53। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में क्या है? तो ऑप्शन बी सही होगा, टेबल टेनिस। नेक्स्ट 54। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? सन 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट 55। वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया?
ऑप्शन सी इज करेक्ट। 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस वर्ष। अब देखिए, जो 7 व्यक्ति हैं उनको पद्म विभूषण पुरस्कार की घोषणा की गई है। 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 102 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट 56, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेक्रोसिस। नेक्स्ट 57, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है? तो जो मेल का लिंग गुणसूत्र जोड़ा है उसे हम लोग XY कहते हैं, जबकि फीमेल का जो होता है ना फ्रेंड वो XX होता है। ये है फीमेल का, ये है फीमेल का और ये है मेल का। तो एक क्वेश्चन से आप लोगों ने 2 सीख लिया। कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड कि आपको एग्जाम में पुरुष के बारे में ही पूछा जाए, फीमेल के बारे में ही पूछ सकता है। और मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट 58, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? तो देखिए फ्रेंड, फोटोसिंथेसिस एक वैसा प्रोसेस है ना फ्रेंड जिसमें जो मतलब हरा भरा पौधा रहता है, ग्रीन प्लांट, वो सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी सिंपल भाषा में समझ लीजिए दिन के समय, क्योंकि सनलाइट तो दिन में ही होता है, सनलाइट की उपस्थिति में वो क्या करता है ना कि मतलब ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो शुद्ध होता है। और उसके बाद जो वो लाइट एनर्जी है यानी प्रकाशीय ऊर्जा है, उसे वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी। वो प्रकाशीय ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन पौधा रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट 59, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सी, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये एग्जाम्पल नहीं है ग्रीन हाउस गैस का, जबकि जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट 60 नंबर। चलिए फ्रेंड, हम लोग 60 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो ऑप्शन ए, सार्क। सार्क एक मछली प्रजाति का है, मतलब एक समझ लीजिए एक मछली ही है सार्क, वो स्तनपायी नहीं, जबकि चूहा और चमगादड़ ये सब स्तनपायी हैं। नेक्स्ट 61, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4 निलय। नेक्स्ट 62, निम्नलिखित में से कौन मानव सूत्र का एक असामान्य घटक है? सॉरी, मानव मूत्र यानी यूरिन का एक असामान्य घटक है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है ना फ्रेंड वो मानव की यूरिन में नहीं पाया जाता है, जबकि सोडियम, यूरिया, यूरिक एसिड ये सब यूरिन में यानी मानव मूत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 63, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ऑप्शन बी, यकृत यानी लीवर। जो लीवर होता है फ्रेंड वो सबसे बड़ा मतलब पार्ट होता है हमारे बॉडी का, जिसका वजन होता है 1.5 kg, और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 15 से 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 64 नंबर। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है फिजिक्स से रिलेटेड, बहुत ईजी है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। 1.5 रेसिस्टेंस के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? देखिए फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखलाती हूँ। जो हमारा रेसिस्टेंस है फ्रेंड वो 1.5 ओम है, ये हमारा आर है, ये क्या है हमारा आर है, और वोल्ट यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 150 वोल्ट है। तो हम लोगों को निकालना है पावर यानी शक्ति, तो इसके लिए फार्मूला होता है P = V² डिवाइडेड बाई R। V भी दिया हुआ है और R भी दिया हुआ है, तब आप निकाल लीजिए पावर, और पावर का जो यूनिट होता है वो वाट होता है। आप इसे सॉल्व करिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 15,000 वाट। नेक्स्ट 65 नंबर, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण है? ऑप्शन सी, आसंजक बल। नेक्स्ट 66, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए सही है, 24 घंटा। नेक्स्ट 67, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो उसका आवर्तकाल, अगर हम किसी पेंडुलम को चंद्रमा पर, मून पर ले जाते हैं तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 68, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग हैं। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंग। जो एक्स किरणें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। विद्युत चुंबकीय, अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या। विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है ना फ्रेंड, ये बिना किसी माध्यम के ही, अर्थात बिना किसी मीडियम के ही विद्युत और चुंबकीय दोलनों के माध्यम से संचरण करती हैं, यानी घूमते रहती हैं, तो उसे ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। नेक्स्ट 68, तो हमने कंप्लीट किया। अब 69, जब किसी वस्तु को दो समानांतर यानी पैरेलल समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ये तो 7th 8th का क्वेश्चन है फ्रेंड कि अगर देखिए यहाँ पर एक मिरर है, पैरेलल रख दिए हम लोग दोनों मिरर को, तो अब इसके बीच में कोई इंसान खड़ा है या फिर कोई वस्तु खड़ा है, तो जो इमेज बनेगा ना फ्रेंड, वो यहाँ से आया रिफ्लेक्ट किया इधर गया, इधर से आया रिफ्लेक्ट किया इधर गया, इधर से आया रिफ्लेक्ट किया इधर गया, वो इन्फिनिटिव बनेगा, यानी इतना बनेगा कि आप उससे काउंट नहीं कर पाइएगा, यानी अनंत बनेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 70, वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना फ्रेंड, उसमें चाहे कोई भी लेंस लगा दीजिए, बाईफोकल लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कुछ भी लगा दीजिए, वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक जेनेटिक डिजीज है, वो आपके माता पिता से ही आप में आता है। तो जेनेटिक डिजीज जो होते हैं उनका ठीक होने का जो चांसेस रहता है वो ना के बराबर रहता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट 71, निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। तो निष्क्रिय गैस जिसे इंग्लिश में इनर्ट गैस कहते हैं, तो उसका उदाहरण है आर्गन। आर्गन जो है फ्रेंड वो एक इनर्ट गैस है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड। अब किसी किसी के मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर इनर्ट गैस क्यों कहा गया है आर्गन को। क्योंकि आर्गन ना फ्रेंड मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता है वैसे उसी प्रकार के गैसों को ही निष्क्रिय गैस कहा जाता है। नेक्स्ट 72, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन सी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेरियम, बेरियम की वजह से आतिशबाजी में ग्रीन कलर दिखलाई देता है। नेक्स्ट 73, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है। विलयन जिसे इंग्लिश में कोलाइड कहा जाता है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, समांगी मिश्रण। नेक्स्ट 74, एल्यूमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, विद्युत अपघटन द्वारा हम लोग एल्यूमिनियम को प्यूरिफाई करते हैं। नेक्स्ट 75, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट 76, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेजेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन ए, आर.पी. गुप्ता। नेक्स्ट 77, हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो ऐसा केरल सरकार ने किया है, नॉलेज मिशन। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग 78 की तरफ बढ़ रहे हैं। ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी हैं। ऑप्शन सी, भवानी देवी। ये सब करंट अफेयर है फ्रेंड। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी, बंगलुरु में। और ये जो एसी रेलवे टर्मिनल है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल है। नेक्स्ट 80, हाल ही में किस राज्य ने नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है। अब देखिए नाव पुस्तकालय क्या है। तो नाव पुस्तकालय के जरिए जो स्टूडेंट लोग होते हैं ना वो एज ए लाइब्रेरी फील करेंगे, नाव पर ही बैठकर बोटिंग के दौरान भी वे लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा कदम पश्चिम बंगाल की सरकार ने उठाया है। नेक्स्ट फ्रेंड 81 नंबर में एंट्री कर रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है।
जैसे मुस्लिम लोग या फिर मुस्लिम क्या, आप तो जनरली हिंदू लोग भी गर्मी की वजह से या फिर जो भी प्रॉब्लम की वजह से नकाब बांधते हैं। तो जो नकाब बांधा जाता है उसमें क्या होता है ना, तो यही सार्वजनिक स्थानों पर गई कोई मुस्लिम लोग, तो वहाँ पर नकाब बांधने पर प्रतिबंध यानी रोक लगा दी गई है। और ऐसा किसने किया है, तो स्विट्ज़रलैंड ने किया है। वहाँ पर अब ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर सार्वजनिक स्थान पर जाने पर नकाब को खोलना ही पड़ता है। नेक्स्ट 82, वर्ष 2021 में डस्टलिक 2 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है? ऑप्शन ए भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट 83, भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट 84, 93 अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया है? जो 10 लघु फिल्म छोटे जो फिल्म होते हैं उसमें जो भारतीय लघु फिल्म को चुना गया है उसका नाम है बिट्टू। क्या नाम है उसका? बिट्टू। नेक्स्ट 85, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बीपीसीएल के प्रोपलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन सी सही होगा फ्रेंड, केरल में। नेक्स्ट 86, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, डॉक्टर अजय माथुर को। नेक्स्ट 87, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? तो दुनिया में सबसे अच्छी जो सैनिक की व्यवस्था है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जहाँ पर सैनिक मौजूद हैं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। नेक्स्ट 88, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी प्रदान की? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट 89, हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया जिसका थीम था वोकल फॉर लोकल। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट 90 नंबर, किस प्रसिद्ध लेखक या लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी, डॉक्टर सरन कुमार लिम्बाले को। और इन्होंने एक उपन्यास की रचना की है जिसका नाम है सनातन। तो सनातन नामक उपन्यास के लिए ही इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है, डॉक्टर सरन कुमार लिम्बाले को। नेक्स्ट 91, कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब की गई? वो पार्टिकुलर डेट बताइए। तो ऑप्शन सी, 16 जनवरी 2021 से की गई प्रथम चरण की शुरुआत। नेक्स्ट 92, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट 93, ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है? तो दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, इसके द्वारा जारी किया गया है ई ज्ञान मित्र ऐप। ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बढ़ रहे हैं 94 की तरफ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान 10वां है। कितना है फ्रेंड भारत का स्थान? तो 10वां, 10th पोजीशन। नेक्स्ट 95, केंद्रीय बजट 2021 से 22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? 100, 100, 96। देखिए फ्रेंड, अब हर बार की तरह इसमें भी 5 क्वेश्चंस मैथ्स से पूछे गए हैं। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। अगर कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो के नीचे प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक वीडियो बनाकर भी आपको अपलोड कर दूँगी। तो 96 है फ्रेंड, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 96, 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड वो 732 होगा सॉल्व करने पर। नेक्स्ट 97, एक विद्यार्थी को एक संख्या में 3 से गुना करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 3 से भाग कर दिया। इस प्रकार उसका सही उत्तर सही उत्तर से 72 कम प्राप्त हुआ, तो संख्या ज्ञात करें।
तो इसका बनाने पर जो आंसर आएगा फ्रेंड वो 27 आ रहा है। नेक्स्ट 98, एक कार्यालय में 68% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 38% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 24 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हों तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड, 400। कुल कितने कर्मचारी हैं? 400। 99, यहाँ पर देखिए पार्टनरशिप जिसको साझेदारी कहते हैं उसका क्वेश्चन दिया गया है कि ए ने 36,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 45,000 लगाकर इस व्यापार में सरदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ यानी रेशियो दिया गया है 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 8 महीने के बाद। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 100, 132 मीटर तथा 148 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर तथा 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? फ्रेंड ये मेंस का क्वेश्चन है, चूँकि मैं मेंस क्वालिफाइड हूँ तो ये मेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सिर्फ यहाँ पर जो नंबर है, जो डिजिट है वो चेंज किए गए थे। तो आप इसे सॉल्व करिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 सेकेंड। तो फ्रेंड ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक सेट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। तब तक के लिए जय हिंद, जय